अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। शुरू में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी कर चुके हैं और उसकी दो टाइप्स हमारे पास मौजूद थी। उनमें से एक गैल्वानिक सेल था और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। गैल्वानिक सेल के बारे में डिटेल में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। एक ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी के ज़रिए से, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, उसको गैल्वानिक सेल कहते हैं। और हमारे पास दूसरा जो सेल आपके पास मौजूद है जिसको आज हमने स्टडी करना है, तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल आपके पास है जिसमें केमिकल रिएक्शन को होने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब जहाँ जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इस्तेमाल करके हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उस तरह के सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हमारे पास हो जाती है, यानी कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच यूटिलाइज एन इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम कहते हैं। हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं होते। जब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो हम अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उन रिएक्शन को परफॉर्म करवाएं, तो उस तरह के सेल जिसके अंदर ये रिएक्शंस होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, ये अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल हो तो जिस सेल में ये पॉसिबल होता है उस सेल को भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन और लूज तो होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से होगा और तभी कोई रिएक्शन पॉसिबल हो सकेगा, तो उसको भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके पास कि इनकी टाइप्स कौन सी हैं। मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास हैं। इसकी एग्जांपल है डाउन सेल है, नेल्सन सेल है, हॉल सेल हमारे पास मौजूद होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास कॉल्प्स प्रोसेस हमारे पास होता है, वो भी एक लिहाज से सेल के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। तो डिफरेंट हमारे पास इस तरह के सेल्स मौजूद हैं जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक जो है कंडक्शंस हमारे पास होती है, या जिसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से परफॉर्म कराया जाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ हम आते हैं, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप देखें तो इनर्ट इलेक्ट्रोड इसमें यूज होते हैं। गैल्वानिक सेल में रिएक्टिव इलेक्ट्रोड थे जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे थे और उनके अंदर फिजिकली और केमिकली चेंज आ रहा था, जबकि इनर्ट इलेक्ट्रोड जो हमारे पास इसमें यूज़ होंगे वो इस केमिकल रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ हमारे पास चार्जेस को सप्लाई करेंगे, यानी कि आयंस की आपके पास ट्रांसफ़र में हेल्प करेंगे और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में हेल्प करेंगे, लेकिन खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इनको इनर्ट इलेक्ट्रोड हम कहते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास जो है यहाँ पर उसकी कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो बैटरी भी आपके पास यूज़ हो रही है, और ये इसकी पॉजिटिव आपके पास टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास है। पॉजिटिव टर्मिनल मौजूद है इसलिए हम इसको एनोड कहते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल है इसलिए हम इसको कैथोड कहेंगे इस इलेक्ट्रोड्स को। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। बीच में यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपके पास आयंस होंगे और उन आयंस की वजह से हमारे पास करंट क्या करेगा, फ्लो हमारे पास करेगा। तो कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो चीज़ हम मेंशन करते हैं वो यही मेंशन करते हैं कि इसमें एक बीकर मौजूद होता है और बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होते हैं, विच आर डिप इनटू इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्स मौजूद है। तो इस वक्त भी हमारे पास सामने यहाँ पर आपके पास एक आपको सेल नज़र आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास मौजूद है, और इसमें हमने इसको डीसी सोर्स के साथ यानी कि बैटरी के साथ या सेल के साथ हमने इसे कनेक्टेड किया है, और जिसके दो ही टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक आपके पास नेगेटिव
टर्मिनल जो है वो हमारे पास मौजूद है। और अगर यहाँ पर हम एक बल्ब भी लगा देते हैं तो बल्ब के लगाने से आपके पास ये होगा कि जैसे करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो वो आपके पास लाइट अप हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ हो तो हमारे पास करंट के फ्लो होते ही वहाँ से जो है आपके पास बल्ब से एक लिहाज से आपके पास लाइट जो है वो ग्लो होना शुरू आपके पास हो जाएगी, क्योंकि ये चार्ज के फ्लो को आपके पास एक लिहाज से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर ग्लो आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, कंज्यूम हमारे पास होगी, और तब ही करंट यहाँ से फ्लो होता रहेगा और बल्ब ऑन रहेगा। जैसे अंदर से आयंस जो हैं वो आपके पास खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो तभी यहाँ पर आपके पास चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा और बल्ब भी आपके पास ऑफ हो जाएगा। तो बल्ब का ग्लो करना इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या कर रहे हैं, मूव आपके पास कर रहे हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो यानी केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से, यानी पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स कैथोड, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव आयन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा आपके पास सेल के अंदर। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं और वो करंट को कंडक्ट कर रहे हैं और उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शंस आपके पास हो जाती है कि इसमें एक डीसी सोर्स यूज हो रहा है, दो इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, एक बीकर मौजूद है और अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है। और इलेक्ट्रोलाइट्स वही होते हैं जिसमें से करंट पास होने की वजह से वो आयंस में चेंज हो जाते हैं, या वहां पर आयंस मौजूद होते हैं जो करंट को या चार्ज को कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो हमारे पास आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड हमारे पास आता है। सोडियम क्लोराइड का हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें से करंट को पास करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन वहां पर होता है। तो हम जब सोडियम क्लोराइड्स को आपके पास वाटर में डालेंगे तो लाजमन वो आपके पास आयंस में चेंज हो जाएगा। उससे दो आयंस हमारे पास बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन हमारे पास, दो ये आयंस आपके पास जो है बनते हैं अगर आप वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को डाल देते हैं। तो इन आयंस की ये फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो जाती है। और हमारे पास जो आपके पास एक लिहाज से ये आयंस मौजूद हैं, यानी कि क्लोराइड आयन और सोडियम आयंस मौजूद हैं, तो और साथ ही वाटर भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये वाटर्स हो गया, सोडियम आयन हो गया और क्लोराइड हो गया, ये तीन हमारे पास अंदर केमिकल्स मौजूद हैं और ये तीन केमिकल जो हैं एक लिहाज से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज हो रहे हैं। और साथ ही दो आपके पास इलेक्ट्रोड हैं, एनोड इलेक्ट्रोड्स आपके पास मौजूद हैं और जो खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन चार्ज को सप्लाई करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें से अगर आप ये देखें तो हमारे पास इन तीन केमिकल का अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल पता चल जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा इस चीज़ को समझना कि आपके पास कौन सा आयंस कहाँ पर अप्रोच कर सकता है। तो हमारे पास एक तो ये है कि यहाँ पर एनोड मौजूद है, तो आपके पास ये क्लोराइड है, नेगेटिव है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर डोनेट करेगा, यानी कि इसकी अट्रैक्शन एनोड की तरफ होगी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव आयन जो है वो यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिसकी वजह से नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूव आपके पास करेगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं सोडियम और वाटर को कंपेयर करता हूं कि किसकी रिडक्शन होगी, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इनमें से, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.714 है और जबकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.828 है। तो रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा है सोडियम को, हालांकि सोडियम आयन है, वाटर यहां पर इस वक्त न्यूट्रल मौजूद है, लेकिन वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सोडियम से ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके पास वाटर जो है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो कि एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करके आपके पास सर्किट को कंप्लीट करते हुए इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे हैं, एनोड इलेक्ट्रोड मींस कैथोड की तरफ आ रहे हैं, तो वाटर यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वाटर का -0.828 है, जबकि सोडियम का -2.714 है। माइनस में वैल्यू अगर बड़ी होगी तो आपके पास लाजमन उसका मैग्नीट्यूड कम आपके पास हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस वजह से आपके पास वाटर यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन आपके पास करेगा।
नेक्स्ट हम आपके पास मूव करते हैं रिएक्शन एट एनोड की तरफ। एनोड पर आपके पास कौन रिएक्शन करेगा? एनोड की तरफ लाजमन क्लोरीन ही जाएगा और क्लोराइड की ही मूवमेंट आपके पास जो है वो एनोड की तरफ होगी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकें, सप्लाई कर सकें। तो आपके पास जब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दो आपके पास अगर क्लोरीन होंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएंगे और क्लोरीन गैस यहाँ से स्केप कर जाएगी और साथ दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में मूव करना शुरू आपके पास हो जाएंगे। तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। और क्लोरीन जो हमारे पास है, जो क्लोराइड है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए आपके पास ऑक्सीडाइज आपके पास हो जाएगा। तो एट एनोड क्लोराइड आयंस लूज इलेक्ट्रॉन एंड आर ऑक्सीडाइज्ड, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एज इट शो ओनली हाफ ऑफ द नेट रिएक्शन व्हिच इज नाउन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये एक हाफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीट हमारे पास हुआ है। तो इसका रिएक्शन ये है कि दो क्लोराइड आयन है और वो क्लोरीन गैस में चेंज हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा लॉस करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरीके से हमारे पास जो है एक हाफ रिएक्शन कंप्लीट होता है एनोड के ऊपर। दूसरा भी कैथोड पर अगर हम देखें तो वाटर मूव करेगा, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, तो वाटर अगर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन में चेंज होता है, तो हाइड्रोजन आयन जो है इस साइड पर मूव करेगा और हाइड्रोजन आयन मूव करके यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन जो है वो आपके पास गैस में चेंज होगा और साथ हाइड्रोक्सल आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो हम रिएक्शन एट कैथोड पर अगर हम इसको देखें तो कुछ यूं हमारे पास होगा। तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दो इलेक्ट्रॉन जो उस वक्त क्लोरीन ने यहाँ पर डोनेट किए थे, वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए 2 हाइड्रोक्सल आयन में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। पहले क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी, साथ हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर रिलीज हो रही है और अंदर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चीज बच रही है वो हाइड्रोक्सल आयन इस वक्त बच रहा है, साथ सोडियम आयन भी बचा हुआ है, क्योंकि सोडियम आयन ने कैथोड की तरफ मूव नहीं किया था, जबकि हाइड्रोजन आयन ने कैथोड की तरफ मूव किया था, जिसकी वजह से आपके पास जो है ये आपके पास सर्किट कंप्लीट हुआ। तो एक क्लोरीन ने मूव किया और एक वाटर ने मूव किया। अंदर इलेक्ट्रोलाइट 3 थे, एक सोडियम आयन था, एक क्लोराइड आयन था और एक वाटर था। क्लोरीन ने भी रिएक्शन कर लिया, वाटर ने भी रिएक्शन कर लिया, सोडियम ने नहीं किया। और वाटर ने जब 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो हाइड्रोक्सल आयन में वो क्या हो जाता है, चेंज आपके पास हो जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो है हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन आपके पास है ऑफ वाटर जो इट इज अ स्ट्रॉन्गर एजेंट एज कंपेयर टू सोडियम आयन। जो वाटर का हाइड्रोजन आयन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हमारे पास है सोडियम के मुकाबले में, इसलिए वो आपके पास कैथोड की तरफ मूव करता है। तो नेक्स्ट अभी हमें आपके पास आते हैं इसके नेट सेल रिएक्शंस की तरफ आते हैं। तो नेट सेल रिएक्शंस में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं हाफ, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो आपके पास जहां पर ऑक्सीडेशन और आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हो रहे हों तो उस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इसका नेट रिएक्शन लिखते हैं तो शुरू से पहली इक्वेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास थी सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में आपके पास चेंज हुए थे वाटर के अंदर। फिर आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ था कि क्लोराइड्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस किए थे और वो क्लोरीन गैस में क्या हुआ था, चेंज हुआ था। फिर वाटर के साथ रिएक्शन था कि वाटर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और हाइड्रोक्सल आयन में और हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ, चेंज आपके पास हुआ है। तो ये हमारे पास हुआ रिएक्शन। तो अंदर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर जो चीजें बच गई हैं वो एक हाइड्रोक्सल आयन बच चुका है और एक सोडियम, क्योंकि क्लोरीन गैस भी निकल चुकी है और हाइड्रोजन गैस भी वहां से निकल चुका है। अगर आप इसके अभी यहां पर भी देखें तो नेट रिएक्शन में कुछ चीजें जो है यहां पर कैंसल आपके पास हो रही हैं, और वो कौन सी कैंसल हो रही हैं, अगर आप देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोडक्ट साइड पर मौजूद हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है वो रिएक्टेंट साइड पर मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 2 क्लोराइड आयन आपके पास जो है वो प्रोडक्ट साइड पर मौजूद हैं, ये 2 क्लोराइड आयन आपके पास रिएक्टेंट साइड पर मौजूद हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कैंसल आपके पास हो रहे हैं। तो इस वक्त जो आपके पास आयंस बच रहे हैं वो आपके पास प्रोडक्ट साइड पर एक सोडियम आयन बच रहा है प्रोडक्ट साइड पर, और दूसरा जो आयन आपके पास जो बच रहा है एक सोडियम आयन और दूसरा और हाइड्रोक्सल आयन, बाकी सारे न्यूट्रल हैं। सोडियम क्लोराइड आपके पास यहाँ पर मौजूद है और रिएक्टेंट साइड पर वाटर मौजूद है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर सोडियम है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोक्सल आयन है और हाइड्रोजन है। 2 आयंस बच चुके हैं। ये दोनों आयंस जो हैं वो सेल में मौजूद हैं और ये 2 सोडियम आयन और 2 हाइड्रोक्सल आयन आपस में रिएक्ट करके जो है वो आपके पास 2 ही एक लिहाज से आपके पास जो है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स को आपके पास बना देंगे, यानी कि 2 आपके पास सोडियम हाइड्रो
ऑक्साइड की भी फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास हो जाएगी। तो अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, अभी इसका अगर हम नेट रिएक्शन देखते हैं तो नेट रिएक्शंस में अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर मौजूद हैं और नीचे वाले रिएक्शन में 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्टेंट साइड पर मौजूद हैं। फिर लास्ट में अगर आप देखें तो 2 सोडियम आयन आपके पास जो है वो प्रोडक्ट साइड पर मौजूद हैं और 2 सोडियम आयन रिएक्टेंट साइड पर मौजूद हैं। अब ये इक्वेशन जो है वो तकरीबन आपके पास जो आयंस थे वो कैंसिल हो चुके हैं, न्यूट्रल आपके पास सब्सटेंस बच चुके हैं। 2 सोडियम क्लोराइड बच चुके हैं, इधर आपके पास मोल और 2 वाटर के मोल्स बच चुके हैं और प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स जो है वो आपके पास बचे हुए हैं। तो इस लिहाज से आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास प्रोडक्ट साइड पर भी न्यूट्रल चीज़ें हैं और रिएक्टेंट साइड पर भी न्यूट्रल है, तो इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखें तो यूं बन जाएगा 2 सोडियम क्लोराइड्स आपके पास हैं जबकि 2 ही वाटर्स के आपके पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे और ये आपस में जो है यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन करते हुए जो है हाइड्रोजन गैस बना देंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे, साथ ही आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स की भी बन जाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो यहाँ पर बनेगा वो भी आपके पास नंबर्स में आपके पास जो है वो एक लिहाज से 2 ही आपके पास होंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन आपके पास हो जाता है, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए सोडियम क्लोराइड और वाटर्स को रिएक्ट करवा के कास्टिक सोडा भी बना लिया है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस भी बना ली है और हाइड्रोजन गैस भी बना ली है। हाइड्रोजन गैस को हम हाइबर प्रोसेस में यूज कर सकते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए, क्लोरीन गैस को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारे पास जो कास्टिक सोडा हमारे पास है ये स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम तीनों प्रोडक्ट के आपके पास डिफरेंट यूजेस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास जो नेट रिएक्शंस है उसमें आपके पास 3 प्रोडक्ट बने हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर हमारे पास खुद ये रिएक्शन नहीं करते, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब ये सोडियम क्लोराइड वाटर से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। अदरवाइज अगर आप इनको मिक्स करके रखें तो किसी सूरत में भी इनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम जो है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और आपके पास न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर इस आपके पास लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।